दर्शकों आदाब। सच पॉडकास्ट का आज का एपिसोड लेकर मैं आपका मेजबान तबरेज मदनी आप सबकी खिदमत में हाजिर। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, एनवायरनमेंट की, क्लीननेस की और बात होती है ग्रीनरी की। जी हाँ, स्वच्छ जम्मू कश्मीर की बात होती है। और आज हम जिस पर्सनैलिटी से मिलने आए हैं, इनका ताल्लुक भी स्वच्छता से है। जी हाँ, इन्होंने आगाज़ किया था कचरे से। घर छोड़ के दिल्ली चले गए थे, वहाँ कचरे को समझा, सीखा और वापस आके उसे अपनाया। और आज अपने नाम के साथ साथ इंटरप्राइजेज का नाम जोड़ चुके हैं। नाम है तारिक अहमद गनाई, जो अब एक कचरे के व्यापारी हैं और अब कचरे की जगह इन्होंने यहाँ इस खूबसूरत सी वादी में, जी हाँ, कुलगाम जैसे खूबसूरत सी जगह पर इन्होंने अपना सेटअप सजाया है, अपनी फैक्ट्री लगाई है और आज ये तारिक इंटरप्राइजेज के नाम से जाने जाते हैं। तारिक साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू सो मच। तारिक साहब, जानना चाहेंगे इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ, घर छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और फिर ये काम सीखकर समझकर वापस कब लौटे और कैसे ये सफ़र यहाँ शुरू हुआ? जी सर, एक्चुअली यहाँ गरीबी थी। गरीबी के कारण हम घर पे हमने जब देखा है किस तरीके से अपने घर में अपना बाप खाना लाता था, कुछ लाता था, गरीबी हमने देखी और बाप थोड़ा कमज़ोर भी था। फिर मैं छोटा ही था, बिल्कुल छोटा था, मैं शायद 4th क्लास का था जब मैंने अपनी इसकी बाप की परेशानी देखी है। मैंने सोचा ये हमारे लिए क्या कर रहा है। फिर मेरी दिमाग में यही आया कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बाप का एक सहारा बन के हम भी कुछ करके अपने बाप को थोड़ा इसका नाम भी रोशन करेंगे और अपने बाप को भी हेल्प हो जाएगा जी। फिर इसी दौरान में मेरे दिमाग में आया था कि हम यहाँ से कहीं काम पर जाएंगे। फिर मेरे दिमाग यही आ गया, मैंने अपना छोटा सा, उस टाइम बहुत गरीबी थी, हमारे पास थोड़ा छोटा गलताना था जिसमें हमें शायद 85 रुपीज़ मिली थी। उस गलतानी के अंदर, उस गलतानी में मैंने क्या करा काम, उस गलतानी से मैंने जब वो गलताना निकाल के फिर मैं कुलगाम पहुंच गया। मैं बिल्कुल छोटा था, वहाँ सरकारी बस होती थी, उस सरकारी बस में मैं बैठ गया। मेरे पास निकर था पहन के, 17 जून था। 17 जून से मैं जब यहाँ से निकल के जम्मू पहुँचा, मुझे बहुत गर्मी लगी, मैं बहुत छोटा था। फिर वहाँ पे एक जगह पे मैंने मटका देखा था, जिस मटके में मैंने क्या करा काम, उस मटके के अंदर मैंने पानी अपने जिस्म पर फेंका, क्योंकि मेरे पास बहुत गर्मी लगेगी, मैं बहुत छोटा था। उसके बाद रात के 9:30 बज गए। 9:30 बजे मैं उधर से बस में बैठा हूँ। बस में बैठ के मैं पहुँच गया दिल्ली। दिल्ली से मैं जब काम वहाँ पे गया था एक मंडी में, फिर उन लोगों ने वहाँ पे मैंने काम देखा, यहाँ कूड़े कचरे का काम हो रहा है। फिर मैं वहीं कूड़े कचरे में बैठकर मैंने सोचा मैं भी काम करूँगा। फिर एक्चुअली मैं बिल्कुल छोटा था, मैं काम मजदूरी कर नहीं पाया था, कि वज़न था इसका, वेट था ज़्यादा, मैं उठा नहीं पाया हूँ। फिर वहाँ का दिल्ली का नाम है, एक लड़का मिला मुझे, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। वो मुझे बोला आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं यहाँ काम के तलाश में आऊँ, मेरे से काम नहीं हो पा रहा, हमारी घर में थोड़ा गरीबी है, वो है, ये है। उसने मुझे बताया कि आप हमारे पास काम करो, मैं आपको दे दूँगा 1500 रुपया पर मंथ, दे दूँगा 1500 रुपया आपको तनख्वाह। जब मैं उसके पास बैठा, मैंने उसको देखा ये क्या कैसे कूड़े कचरे का काम करता है। उस कूड़े कचरे में मैंने जब देखा, मैंने दिमाग लड़ाया, ये एक दिन ये इस माल को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। ये लोकल मंडियों में इनको माल को बेचते थे, सुबह कस्टमर आते थे, इस कूड़े कचरे को अलग अलग सप्लाई करके बेच देते थे। मैंने एक्चुअली वहाँ पे जब सीखा, मैंने उसको बोला इस चीज़ का क्या रेट है, इस चीज़ का क्या रेट है, उस मालिक को। उसने बोला इस चीज़ का ये रेट है, इस चीज़ का। फिर 1 महीने मैंने जब काम किया था उसके पास, फिर मैं जब एक्सपीरियंस मुझे मिल गया, मैं ये सुबह लेट आ पाता था, फिर मैं इससे फ़ोन पे बात करता था कि इस माल को कस्टमर आ गए, इस माल को बेचूँ मैं। उसने मुझे बोला इस रेट में बेचना है, इसको इस रेट में बेचना है। फिर मैंने मालिक से, अगर मालिक मुझे बोलता था 11 रुपये 60 पैसे में ये माल बेचना है, फिर मैंने
इतना एक्सपीरियंस करके मैंने 11 रुपये 70 पैसे भेजा, मालिक से भी 10 रुपया 10 पैसे उस माल को महंगा भेजा, और उसको मैंने 1-2 महीने बाद ही इसकी रौनक और चेंज करी। जो वो उस पोजीशन में था, उस पोजीशन के बाद 2 महीने बाद ही उसकी पोजीशन चेंज हो गई। उसने बोला मुझे मिला लड़का, कहीं ऐसा लड़का मुझे नहीं मिल पाएगा, ना मुझे ऐसा हैंडल कर पाएगा। फिर उस समझ लो 2-3 महीने बाद, जैसे 3 महीने गुजर गए, उसने बोला घर पे पैसे वैसे भेजना है। मैंने बोला हमारे घर में गरीबी है, पैसा भेज दो। मैंने सोचा, मैंने 2 महीने काम करा, 3 महीने मुझे 4500 रुपये बन गया और मैं अपना घर भेजूँगा। उसने बोला वहाँ पे किसी का नंबर वंबर अगर होगा मैं आपके घर पे पैसा भेज दूँगा, अपने घर वालों को पैसा भेजो। एक्चुअली वहाँ पे इतना ना टेलीफोन थे उस दौरान, ना कुछ थे, अपने मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइनों पे बात कर रहे थे। फिर हमने कुलगाम में लैंडलाइन में बात करके अपने घर वालों को बोला मुझे कल 10 बजे आप कॉल करने के लिए आ जाना। फिर मेरी बहन बहन आ रहे थे, वो रो रहे थे, हमारा भाई छोटा है, ये छोटे में ही बाहर गया, वो रो रहे थे। मेरे पास आ गया, हमने 1 घंटे अपने घर वालों से बात करा। मैं अच्छी तरीके से हूँ, मेरी कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ ठीक हूँ, मगर लेकिन गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बाकी हमें रोज़ी रोटी अच्छी तरीके से मिलेगा। सफ़र तो मैं कर रहा हूँ, मगर लेकिन आप जितने हमारे घर में फैमिली है 7-8, आप लोग तो आराम से खा सकते हो। मैं तो अपना बिजनेस भी यहाँ सीखूँगा और अपने पैसे भी कमाऊँगा। फिर एक्चुअली उस मालिक ने मुझे उस टाइम डाला था 30,000 रुपया। हमारे घर वाले बहुत खुश हो गए। 30,000 रुपये उस टाइम मायने रखते थे, बहुत कुछ मायने रखते थे उस टाइम, जिस टाइम मैं यहाँ से घर से निकला हुआ है। फिर मैंने मालिक को बोला 1 साल के बाद मैं अब घर जाऊँगा। जैसे मैंने अपना घर का नाम लिया, वो बहुत कुछ रोने लगा, बोला मेरी काम कौन संभालेगा, हमारी इस काम में बहुत कुछ तरक्की हो गया। फिर मैंने वहाँ पे लोग आते थे, वो उस माल को किसी माल को फेंकते थे। फिर मैं जब उसकी एक्सपायरी ज़्यादा लग गई, फिर मैंने एक लाइटर उठाया, लाइटर से मैं जहाँ पे वहाँ रोडों पे पड़ा होता था गंदगी, फिर मैं उस लाइटर से चाक करके उसकी सॉन्ग लेता था, सॉन्ग से मैं बोलता था ये बिक जाएगा, ये माल इसको उठाओ, ये बिकेगा। किस रेट में बिकेगा, क्या बिकेगा, मगर माल बिकेगा। मगर लेकिन उनने बोला अगर ये कम रेटों में बिकेगा, मैंने इनको बोला अगर कुछ माल जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, मगर लेकिन अगर उस चीज़ को हम उठाएंगे, अगर इसको कहीं बाहर जगह पे हम इसको राइसिकल करके अलग अलग रियासतों में बेचेंगे, मगर लेकिन एक पूरी दिल्ली भी साफ़ रहेगा, इससे पूरा जम्मू कश्मीर साफ़ रहेगा और प्लस साफ़ सफाई भी होगा। हर चीज़ में कमाई नहीं होता है। लोग कश्मीर के अंदर जो भी कोई बिजनेसमैन होगा, उसके अंदर जिसके अंदर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा कमाई होगा, वो उसके पीछे देखेगा, मगर लेकिन हमें उस चीज़ को देखना है। मैंने फिर उधरी एक समाचार लिया अपने दिमाग में, मैं अब यहाँ पे जितना मैंने वहाँ फिर 10 साल लगाया था, 10 साल में मैंने 3 चक्कर किया था घर पे, और मैं पैसे वैसे इकट्ठे करके मैंने सोचा इस काम को मैं अब जम्मू कश्मीर को हर बीमारी से बचाऊंगा। इस काम को मैं अपने गाँव में, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में इसको यहाँ से शुरू करूँगा, और अपना जम्मू कश्मीर भी इस पर साफ रहेगा और बीमारी से भी बचेंगे और 2 पैसे भी मिलेंगे। वहाँ से जब मैं आया 2008 से, फिर मैंने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया है DIC कुलगाम में। फिर मैंने ये कूड़ा कचरा जमा कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर मैंने त्रिपाले वुपाले बांधे थे और त्रिपालों के नीचे मैंने अपने मिसेस को रखा साथ, हमने इसकी ग्रेडिंग करी, ग्रेडिंग करके हम बाहर बेचने लगा, हमारे को इसके अंदर 2 पैसे मिल गए। फिर लोग जितने भी यहाँ पे बेरोज़गार पढ़े लिखे लोग थे, उनको मैंने बोला आ जाओ यहाँ पे काम करो, थोड़ा ऑटो वाटो लाओ और गाँव जाओ, ये कूड़ा कचरा इकट्ठे करके लाओ, इसको मैं पैसा आ जाते हैं, अपना पैसा भी मिलेंगे और हमारा रोज़गार भी बनेगा इससे। फिर जितने भी यहाँ पे MA ग्रेजुएट है मेरे पास काम कर रहे हैं लड़के, आज वो यहाँ गए थे कैंप में, उनकी वहाँ हाज़िरी लगानी थी, उनको सर्वे होता था, आज वो वहाँ गए। उनसे आप आजकल हर लड़का अपना रोज़गार भी उसको मिल गया, अपना घर बार भी है, सब कुछ है उनके पास, इसको 2 पैसा भी मिलता है, पूरे जम्मू कश्मीर इससे साफ़ रहता है,
सरकार को प्लस इससे क्या फ़ायदा मिल गया। एक, सरकार को इसको उठाने के लिए पैसे लगते थे और मुलाजिम भी लगते थे। उस काम को मैंने खुद अपने जितने भी बेरोज़गार लोग थे उन लोगों को मैंने अपना रोज़गार दिया। इससे मैंने बोला ये हर जगह से उठा के लाओ, नाला है जहाँ पे रोडों पे भी पड़ा है, कहीं पे भी है, इसको मेरे पास लाओ, इसको पैसा बनते हैं, अपना रोज़गार भी मिलेगा। ये चोरी चकारी नहीं है, ये एक अपना कश्मीर इससे साफ सफाई रहेगा और अपना रोज़गार भी मिलेगा, हमारे को भी 2 पैसे मिलेंगे और पूरा जम्मू कश्मीर इससे साफ रहेगा, बिल्कुल सही। और साफ शफाफ से रहेगा। ये किस साल में आपने ये शुरुआत की थी यहाँ आकर? 2008 में। 2008 से लेकर अभी तक कितना कचरा आपने जमा किया, कितना माल आपने बाहर भेजा, उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास सब रिकॉर्ड है। कितना? इसमें ये बिल जो हम काटते हैं, हमने की जगह कितना माल, इसके भी वहाँ पे आगे भी इसके फर्मे लगे हुए होते हैं। ये कचरा में 175 नामज है, 175 नाम किसमें है? इस कचरे में नाम है। 175 लोगों को अलग अलग अपने यूनिट हैं जो अलग अलग यूनिटों में अपना माल कचरा ले सकता है। और इस कचरे में इतना फ़ायदा है, अगर मैं कर रहा हूँ इस कचरे का काम, अगर मैं तारिक एंटरप्राइज यूनिट हूँ, अगर और कोई इसके अंदर मेरा आइटम खरीद सकता है, वो भी अपना एंटरप्राइज करके अपना नाम कमाएगा, उसको भी 2 पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही। इसमें कहने की बात नहीं, इसमें कितने यूनिट निकल सकते हैं, मगर रह गई डिपेंड बात करने की जी। करने वाले होने चाहिए। बिल्कुल। काम करने वाले, जिसको अपनी ज़िंदगी बनानी हो, हर चीज़ नौकरी पर डिपेंड नहीं रहना, डिपेंड नहीं रहते। बिल्कुल सही। आजकल अगर हम नौकरी करते होंगे शायद हम इस सुकून से बैठे हुए नहीं होते हैं, मगर हम एक बिजनेसमैन है, हम अपना अच्छी तरीके से अपने टाइम गुजारते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपने 2 पैसे इसमें कमा भी रहे और इससे जितना भी गरीबी गुरबा थे लोग, वो भी इससे इनका रोज़गार मिल गया और अपना काम भी मिला जी। अब मुझे इतना ही सरकार से गुजारिश है जी। 2008 से मैंने जब इस कूड़े कचरे को कितना काम किया और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका टैक्स भी हमने कैश भरा। आज 2024 में 17 मार्च को मुझे 5 लॉस हुआ है। यहाँ पे मुझे उस टाइम माल था करीबन ये कूड़ा कचरा 1 करोड़ अबू मेरा स्टॉक्स था इसके अंदर। 17 मार्च 2024 से आज तक मैं इंश्योरेंस क्लेम से इतना धक्का खा रहा हूँ, कहने की बात नहीं। मेरी गुजारिश यही है सरकार से, अगर मैं जिस काम में आप लोगों को पैसे उठाने में लगते हैं और इसको किस जगह रखेंगे, क्या करेंगे, उस काम को मैं नहीं, हमारी और 70 लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, हम इसको बाहर मुल्कों में बेचते हैं, अपना रोज़गार भी कमा रहे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका टैक्स भी जा रहा है। आज हमारे पास 17 मार्च 2024 से आज तक मैं इतना परेशान हूँ। मेरी अपनी क्लेम थी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की, आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ, मुझे कोई इस पर हेल्प नहीं कर रहा। मेरे पास तब लोग आते हैं जब उनने मेरी टर्नओवर्स देखी, जब उनने मेरा इसने कूड़ा कचरा कितना बाहर किया है, उस टाइम सब आए, डीसी साहब आए, हर कोई आए, आपने हमारा नाम रोशन किया है। इम्तियाज़ साहब था पुलवामा का जो ACR था कुलगाम में 2022 में, और बिलाल साहब था जो DC साहब था, वो आया। LG साहब ने हमें ट्वीट किया है, बहुत अफसरों ने हमें कुछ इसमें बहुत हमारा नाम उनने रोशन करा। मगर मेरी अब इतनी गुजारिश है, अगर मुझे थोड़ा बहुत ये मसला है, मैं इस पोजीशन पर फिर अपना पहुंच सकता हूं। मुझे इसके अंदर और कुछ भी करना है इस कूड़े कचरे के अंदर, कि मुझे बहुत कुछ चीज़ें इससे बनेंगे, जिससे हम जम्मू कश्मीर अपना साफ भी रखेगा और कुछ आइटमें भी बनेंगे इसके अंदर जी। मुझे अब शौक़ था कि इसमें कुछ चीज़ें बनेंगे जो हमें अपने पूरी जम्मू कश्मीर में हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें।
بلال صاحب میں معافی چاہوں گا آپ سے. یہ جو طارق صاحب آپ نے بولا کہ قطرے کے ساتھ اب اس میں 70 لوگ جڑے ہوئے ہیں, جی یہ لوکلز کو آپ نے اس میں 70 کو انوالو کیا ہے, اور کیا اس میں لڑکے لڑکیاں انوالو ہیں یا صرف لڑکوں کو آپ نے انوالو کیا؟ جی میرے پاس اس میں 3 ویلر تو لڑکی ہی چلائیں گے, 3 ویلر لڑکے چلا رہے ہیں, مگر میرے پاس صرف لوکلز ہیں جو اپنے اڑوس پڑوس گاؤں کے ہیں, کچھ اننت ناگ کے بھی ہیں, کچھ اور بھی ہے لوگ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں. میں نے 1 سال تھوڑا اس میں 1-2 سال مجھے نقصان ہی کھانا پڑ گیا, کیونکہ ان کو سکھانے میں تھوڑا ادھر سے ادھر ہو گیا. اس کے بعد 1 سال بعد یہاں پہ یہ 70 لوگ سیکھ گئے. آج اچھا بھلا ان کے پاس سب کچھ دماغ ہے, کون سا چیز کیا ہے, کس چیز کو کیا بنتا ہے. آج کل ہم سارے لوکلز لوگ ہیں, اور جتنے ہماری یہاں نہما کے ہے, کہیں لکھڑ پورہ کے ہے, کلگام کے ہے, اننت ناگ کے ہے, اور ہم سارے لوگ یہاں پہ لوکلز کام کرتے ہیں. اور آپ کے پاس ڈرائی ویسٹ آتا ہے, سوکھا کچرا آپ کے پاس آتا ہے جس میں بوٹلز ہیں, پلاسٹک ہے, باقی معاملے ہیں, ہاں جی تو اس کو آپ یہاں پر بیل بنا کے آگے لے کے جاتے ہیں. جی تو یہ آگے جو آپ کی اس میں چین بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ اس کو بیچتے ہیں, کس کس شہر میں آپ کی بیلز بن کے جاتی ہیں پھر؟ جی ہم اس کو نریلا بیچتے ہیں دہلی میں, اور نریلا میں بہت بڑی انڈسٹریز ہے, بوانا میں اس کی انڈسٹریز ہے, رٹھالہ میں اس کی انڈسٹریز ہے, بہت جگہ دہلی میں اس کی انڈسٹریز جگہ ہے, اور ہر انڈسٹریز کو میں جانتا ہوں, اور وہاں 10-12 سال رہا بھی میں وہاں پہ, اور میں ہر فیکٹری کو بھی جانتا ہوں. وہاں پہ مجھے وہاں کونے کونے کا پتہ ہے, جی کہاں پہ کوڑا ہے, کہاں پہ کچرا ہے, کہاں پہ کیا چیز ہے. وہاں سیکھ کر میں وہاں سے آ کے لوٹ کے میں نے سوچا ہم اپنا کام اپنے ڈسٹرکٹ کلگام میں کیوں نہ اس کو ہم خود ہی کریں گے, اور اپنا روزگار بھی ملے گا, اور پورا جموں کشمیر اس سے صاف اور شفاف رہے گا, بہت بڑھیا. اور ہمارا بھی روزگار ملے گا, جی. اور پورا جموں کشمیر اس سے صاف رہے گا. آپ کی فیملی میں سے کوئی ہے جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں اس کام میں, یا آپ اکیلے اس کام میں ابھی بھی ہیں؟ ابھی میری مسز ہے جی اور میں ہوں, اور میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. جی ابھی وہ 7 سال کا ہے ایک, جی اور ایک ہے 9 سال کا ہے. جی میری 2 بچے ہیں اور میری مسز ہے, اور باقی جو اڑوس پڑوس کے گاؤں کے ہیں, یہاں اپنے گاؤں کے بھی 8-10 لڑکے ہیں, اور جو یہاں پہ کام کرتے ہیں. باقی کتنے ٹن مال آپ کا جاتا ہے باہر, اور کب کب آپ کی گاڑیاں نکلتی ہیں, اور سال میں کتنے ٹن مال ٹوٹل آپ یہاں سے نکالتے ہیں باہر کے لیے؟ مال ہمارے پاس نکلے گا, 1 مہینے کا مال نکلے گا ہمارے پاس 10 گاڑی سے لے کر 11 گاڑی تک. اس گاڑی کا ویٹ ہوگا 70 کوئنٹل سے لے کر 85 کوئنٹل تک. اس گاڑی میں ویٹ آتا 70 کوئنٹل, 75 کوئنٹل, 85 کوئنٹل تک بھی آتا ہے. اور یعنی کہ ہم کہتے ہیں اس کو 7.5 ٹن, 1 ٹن 10 کوئنٹل کا ہوتا ہے. جی تو وہ مال جاتا ہے ہمارے پاس قریباً 10 یا 12 گاڑی. جی اس کو میں اس سے بھی آگے پہنچا سکتا ہوں, اس کو اس سے بھی آگے پہنچا سکتا ہوں. کارن ہے سرکار ہمارے لوگوں پر کم دھیان دیتا. اگر سرکار ہمیں ان لوگوں پر اس چیز کے لیے دھیان دے گا, اس چیز میں سرکار کو بھی فائدہ ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہے. بالکل صحیح. سرکار کو کسی جگہ پہ کہیں کوڑا کچرا ملے گا ہی نہیں, اس سے وہ کام بھی ہو جائے گا. مگر سرکار اگر ان چیزوں پر دھیان دے, ہمیں کام کرنے والے بندے, اس پر ابھی آپ خود دیکھو, اگر یہ کچرا آپ کے گھر میں پڑا ہوگا, آپ اس کو اٹھانے کے لیے پیسہ دے دو گے لوگوں کو, یہ میرے کو لے کے جاؤ. ہم اسی کوڑے کچرے کا اپنا روزگار کما رہے ہیں اور آپ کے گھر میں اٹھا رہے ہیں. آج اگر ہم ہی لوگ سفر کھا رہے, کہ ہمیں تھوڑا بہت سرکار کو ہماری کو ہیلپ کرنا چاہیے. ہمارا ینگ ڈی سی صاحب ہے عطر عامر صاحب, اگر میں نے اس کو اس سے پہلے بھی ریکویسٹ کیا ہے, میرے پاس کچھ مسئلہ ہے, ذرا اس پر اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ کو بلا کے اس مسئلے کو میرا حل کر سکتے ہو, ہمیں اسی جگہ پر پہنچاتے جس جگہ پر ہم کھڑے تھے, ہمیں اس جگہ پر پہنچاتے. ہم اللہ کا شکر ہے, میں نے انشور تو تھا اس پر, اگر دروازے میں نے ہر جگہ ٹھک ٹھکائے تھے. دیر لگتا ہے مگر لیکن کام انشاءاللہ کام ہو جائے گا. مگر لیکن میری گزارش یہی ہے, ابھی ہمارا ڈی سی صاحب ینگ تھا عطر عامر صاحب,
اگر وہ اس مسئلے کا تھوڑا بہت ہمیں امید ہے غور دے گا جی انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ اس انشاءاللہ جگہ پر پہنچیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کیا نام ہے ہم جتنے بھی امپلائی ہے 70 امپلائی ہے کیا پتہ انشاءاللہ اگر ہمیں سرکار اچھی طریقے سے ساتھ دیں گے کیا پتہ اس فیکٹری کے اندر 150 لوگ بھی کام کر سکیں. بے شک. بہت بہت شکریہ طارق صاحب آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو اپنا وقت دینے کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی مسئلے و مسائل ہیں وہ حل ہوں گے, اور جو آپ جموں کشمیر کے لیے کر رہے ہیں اس میں آپ کا بہت بہت شکریہ. اوپر والا آپ کو ہمت دے اور آپ ایسے ہی اس کام کو جاری رکھیں, اور جس طرح سے آپ نے 70 لوگوں کو جوڑا ہے یہ 70 لوگ آگے جا کر 700 لوگ بنے, 700 لوگ 7000 بنے, اور آگے یہ کارواں چلتا رہے. آپ کا آج کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین محترم, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان طارق احمد گنائی صاحب, جو طارق انٹرپرائزز کے نام سے آج جانے جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند کیا ہوگا, آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں اچھا لگا ہوگا جان کر کہ ہماری یوتھ کیسے کام کر رہی ہے. تو اوپر والے نے اگر چاہا تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ہم پھر ملیں گے ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ اور ایک اور کہانی کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, اور ہر طرف سوچھتا پھیلائیے گا. جے سچ بھارت.